नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। मेघालय के कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। लाकाडोंग हल्दी है, जो लाकाडोंग क्षेत्र यानी जयंतिया हिल्स, पहले कुछ हिल्स यानी पहाड़ियां हैं मेघालय के अंतर्गत, कुछ जनजातियां हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। गारो, फिर उसके बाद खासी, जयंतिया जयंतिया ये तीन जनजाति मेघालय राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। ये तीन पहाड़ी भी है, तीन जनजाति भी है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों पहाड़ी पर जो गारो पहाड़ी है मेघालय के अंतर्गत, यहाँ पर गारो जनजाति पाई जाती है। खासी पहाड़ी है, यहाँ पर खासी जनजाति पाई जाती है। जयंतिया पहाड़ी है, जयंतिया जनजाति पाई जाती है। तो चार प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो भौगोलिक संकेत। यह क्यों दिया जाता है? यह इसलिए दिया जाता है किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में कोई भी प्रोडक्ट्स जो अपने अद्वितीय गुण यानी कि विशेष गुण के लिए जाना जाता है, ऐसे क्वालिटी वाली वस्तु या चीज या खाद्य पदार्थ कहीं अन्य नहीं मिल रही है, तब उसे दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो चार प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है जो मेघालय के अंतर्गत है। एक है लाकाडोंग हल्दी, ये लाकाडोंग क्षेत्र है जयंतिया पहाड़ी के अंतर्गत, तो वहीं पर मिला है। ये विशेष क्यों है? विशेष इसलिए है, इसके अंदर जो हाई करक्यूमिन्स की मात्रा है वो है। करक्यूमिन्स की मात्रा क्या होती है? हल्दी के अंदर जो हल्दी को रंग प्रदान करता है करक्यूमिन्स, वह एक पदार्थ सामग्री है जो इस हल्दी में 6.8 टू 7.5% तक करक्यूमिन्स की मात्रा पाई गई है। इसलिए जो लाकाडोंग हल्दी है इसे जीआई प्रोडक्ट्स मिला है। गारो दकमंदा है, यह एक पारंपरिक पोशाक है। कहाँ पर? जनजातियों, गारो जनजातियों के द्वारा जो गारो पहाड़ी हिल्स है वहाँ पर पहना जाता है, पारंपरिक पोशाक है जिसका नाम है गारो दकमंदास। इसे भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बर्तन है जिसका नाम है लारनाई मिट्टी के बर्तन। इसकी खासियत क्या है? ये भी जयंतिया हिल्स, ध्यान रखिएगा, जयंतिया हिल्स पर मिलता है, तो जयंतिया जनजाति ही बनाई होंगी कारीगर इसमें। ये काली मिट्टी के बनाए जाते हैं, इसकी खास विशेषता है काली मिट्टी के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है गारो चूबिचिस। यह एक मादक पेय पदार्थ है, एक तरीके से कह सकते हैं जो पारंपरिक शराब है ये है। एक गारो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ये बनता किससे है? चावल से। जो डैमेज चावल होते हैं, चावल से बनाया जाता है पारंपरिक तौर पर, जिसका नाम है गारो चूबिचिस। ये चार प्रोडक्ट्स है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है मेघालय के अंतर। नेक्स्ट बढ़ेंगे। दिया है एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस और जो चीनी का सिरप होता है जिसे सीरा कहते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार में का जो चीनी नियंत्रण आदेश है 1966 यानी 1966, उसके तहत इस सीजन के दौरान, जो चालू वर्तमान गन्ने का सीजन चल रहा है, इस दौरान एथेनॉल बनाने के लिए जो गन्ने के रस और उसके बाद चीनी के सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, इस पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया है? प्रतिबंध अस्थायी तौर पर लगाया गया है। अस्थायी तौर पर क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो इस समय घरेलू मांग है चीनी की, ये बढ़ गई है और जो सप्लाई है ये कम हो गया है। सप्लाई कम हो गया है, डिमांड बढ़ गई है, मतलब कि डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गया है। इसको मेंटेन्स करने के लिए जो घरेलू चीनी उपलब्धता है और इसकी जो मूल्य स्थिरता है, इसको बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर जो गन्ने का रस है और चीनी का जो सिरप है, इस पर जो इससे बनाया जाता था एथेनॉल, इसे बैन कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस पर एथेनॉल क्यों बनाया जाता था। एथेनॉल बनाया जाता था पेट्रोलियम में मिश्रण के लिए। जो पेट्रोल होता था, पेट्रोल और डीजल, इसमें मिश्रण के लिए एथेनॉल बनाया जाता, ताकि जो अभी पेट्रोल और डीजल को भारत में आयात किया जाता है, बहुत ज़्यादा आयात किया जाता है, तो भारत का जो करेंसी है, फॉरेन रिजर्व है, वो खाली होता चला जा रहा था। तो इसीलिए बनाया गया कि अगर इथेनॉल्स है, इथेनॉल्स को भारत प्रोडक्ट्स उत्पादन कर लेगा, उत्पादन के साथ साथ इसको पेट्रोलियम पदार्थ में मिश्रित करेगा, तो पेट्रोल की जो आयात है वो कम हो जाएगी, इसलिए बनाया गया था। इसका टारगेट रखा गया था, एक टारगेट था कि 2025 और 26 तक, ध्यान रखिए 2025 और 26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण करना था किसमें? पेट्रोल में। ये टारगेट रखा गया था। तो अभी बात चल रही है कि अभी जो प्रतिबंध लगाया गया है केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा, तो क्या ये जो लक्ष्य है भारत सरकार का, इसे पा पाएगा कि नहीं? तो भारत ने कहा कि जो टारगेट है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं असर पड़ेगा? इसके बताया जा रहा है कि जो डैमेज चावल है, जो मक्का है और जो खोई है, इन सब सारे चीज़ों से भी एथेनॉल बनाया जाता है। तो इन सब सारे चीज़ों से एथेनॉल बनाकर
जो टारगेट है 2025-26 तक 20% पेट्रोलियम पदार्थ में मिश्रण करने का एथेनॉल से इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है। अभी वर्तमान में जो 2022-23 का जो चल रहा है, वर्तमान ईयर्स चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर्स, इसमें बताया गया है कि जो एथेनॉल आपूर्ति के लिए पेट्रोल के साथ भारत सरकार द्वारा 12% तक एथेनॉल मिलाया जाता है वर्तमान में। और चालू वित्त वर्ष, जो वित्त वर्ष चल रहा है, इस वर्ष के दौरान इसका टारगेट रखा गया है कि 15% तक इस टारगेट को हासिल कर लेना है। 15% तक एथेनॉल मिश्रण को टारगेट कर लेना है। वहीं 2025-26 तक इसे 20% तक बढ़ा देना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ड्रेस सिंड्रोम के बारे में दिया है। ये ड्रेस सिंड्रोम के बारे में जानेंगे, ये चर्चा में की उसके बारे में जानेंगे। भारतीय फार्माकोपियो कमीशन यानी आयोग है, इसके द्वारा जो दर्द निवारक दवा होती है एक, जिसका नाम है मेप्टाल और मेप्टाल स्पास के नाम से दवा आती है मार्केट्स में। पेट दर्द से लेके चाहे घुटने में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, इसके लिए इस्तेमाल इसका किया जाता था। इसमें बताया गया था कि इसके कारण जो इस्नोफिलिया है और सिस्टमिक लक्षण है, इस सिंड्रोम के साथ जो ड्रग सिंड्रोम है, ड्रग रेसी है, इसका खतरा इसमें बढ़ गया है, तो इसे ड्रेस सिंड्रोम का नाम दिया गया। ड्रेस सिंड्रोम है क्या? जैसे कि गंभीर और संभावित रूप से जो जीवन घातक असामान्य रिएक्शन होता है। इस दवा को खाने से कभी कभी इतना बुरा रिएक्शन होता है कि शरीर पर लाल चिकत्ते पड़ जाना, इस्नोफिलिया का बढ़ जाना। इस्नोफिलिया मतलब कि जो WBC होता है वो बढ़ जाता है, वाइट ब्लड सेल्स ये बढ़ जाता है। और उसके बाद जो लिम्फेडेनोपैथी होती है ये बढ़ जाती है, और बुखार और त्वचा में लाल चिकत्ती ये सब आना शुरू कर देता है इसके रिएक्शन के कारण। इसलिए इसका नाम है ड्रेस सिंड्रोम रख दिया गया है, जो मेप्टाल दवा है, दर्द निवारक दवा है। अभी इससे सरकार की जो कमीशन है, भारत का फार्माकोपिया कमीशन, इसके द्वारा इसे बैन किया जा रहा है। तो दवा का नाम याद रखिएगा, इसे बैन किया जा रहा है। तो मेप्टाल के बारे में थोड़ा और जानकारी ली। इसका जो गठिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया, चाहे हल्के मध्यम दर्द हो गए, सूजन हो गया, बुखार यानी दांत दर्द हो गया, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द हो गया, मासिक धर्म के समय जो दर्द होता है, गले में खराश होता है, तंत्रिका तंत्र में खराश होता है, इन सब सारी चीज़ों के लिए इस दवा यानी कि मेप्टाल का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी अभी क्या खतरा है? खतरा ये बढ़ गया है कि अगर इस दवा का इस्तेमाल अगर लंबे समय तक किया जाता है मेप्टाल का, तो समय के साथ पेट में जो अल्सर है और बवासीर है और जो हार्ट डिजीज होती हैं, यानी कि जैसे हृदय घात होता है, इन सब सारी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है मेप्टाल का इस्तेमाल अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक करता है तो। आइए जानते हैं जो भारतीय फार्माकोपिया कमीशन, इसके बारे में। सबसे पहले तो जो इसका हेडक्वार्टर्स है गाजियाबाद है। गाजियाबाद यूपी का एक जिला है, पश्चिम साइड में, वहाँ पर है। इसकी स्थापना 1956 में हुआ है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था है कि मतलब कि यह अपना डिसीजन खुद से ले लेती है। भारत में जो दवा निर्मित होती है, जो बेची जाती है, जो दवा की खपत होती है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि जो मानक होते हैं, वो निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय फार्माकोपिया कमीशन यानी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, चौथी पीढ़ी का गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर्स हाल ही में चीन के द्वारा, चीन का एक प्रांत है, पूर्वी प्रांत है, सेडोंग प्रांत का नाम है सेडोंग प्रांत। इसमें एक सिदाओ बे संयंत्र का दुनिया एक उद्घाटन किया गया है। एक परमाणु संयंत्र है, गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर्स है। ये वाणिज्यिक संचालन इसका शुरू किया गया है। ये विश्व का पहला वाणिज्यिक इसका संचालन है। वाणिज्यिक संचालन का मतलब कि ये जो बिजली संयंत्र बनाए जा रहे हैं परमाणु रिएक्टर्स के, लघु बिजली बनाए जा रहे हैं, जो छोटे यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, SM रिएक्टर्स, SMRs। इसका उत्पादन किया जा रहा है कि इसे मतलब कि बेचा भी जा सकता है, इसे ले जाकर कोई भी अपने यहाँ लगा सकता है, ऐसे बिजली का उत्पादन कर सकता है। चौथी पीढ़ी का यानी 4th जनरेशन का गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर से। इसका गैस कूल्ड क्यों नाम रखा गया है? जैसे कि जो हीट हो जाता है परमाणु रिएक्टर से, बिजली उत्पादन करते करते हीट हो जाता है, तो इसे कूल करने के लिए पहले तो जो हैवी वाटर्स होते थे उसका इस्तेमाल किया जाता था, जल यानी वाटर, पानी का इस्तेमाल किया जाता था। अब इसको कूल करने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। यह क्वालिटी इसकी है जो 4th जनरेशन का चाइना के द्वारा दुनिया का पहला वाणिज्यिक संचालन स्टार्ट किया गया है परमाणु रिएक्टर्स का। ये जो SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी जो क्षमता होती है प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने की इसकी क्षमता होती है। इसकी सुरक्षा भी अच्छी है,
जो लागत है ये भी इसमें कम आ रहा है। इसके साथ साथ इसे फैक्ट्री में बनाने के बाद इसे उठाकर कहीं भी ले जाकर लगाया जा सकता है, कहीं भी ले जाकर लगाया जा सकता है। इसकी क्वालिटी क्या है, जो पारंपरिक परमाणु रिएक्टर से है उसमें जो ईंधन भरने की आवश्यकता पड़ती थी, हर 1 से 2 साल में उसे ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी, जो पारंपरिक रूप से परमाणु रिएक्टर से। अभी जो ये बना है SMR बना है रिएक्टर्स, इसमें 3 से 7 साल की आवश्यकता है, यानी कि 3 से 7 साल के बीच में आप एक बार ईंधन भरिए, फिर उसके बाद इतने साल तक इंजॉय करिए, बिजली का उत्पादन आसानी से कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 4th जनरेशन गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर्स किसके द्वारा बनाया गया है, वाणिज्यिक संचालन स्टार्ट किया गया है दुनिया का पहला चाइना के द्वारा। नेक्स्ट, भारत भी इस पर काम कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, भारत सरकार ऊर्जा उत्पादन में जो परमाणु ऊर्जा है उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स है, यानी कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, इसको उत्पादन करने के लिए, यानी इसके निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना स्टार्ट किया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना क्या है, मतलब इसके तहत सरकार जो इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का उत्पादन जो फैक्ट्री कर रही है उसे सरकार द्वारा इंसेंटिव यानी इनाम दिया जा रहा है कि आप पैसा लो सरकार से इनाम के तौर पर, इसे और भी ज़्यादा मात्रा में डेवलप करो। भारत में इस समय 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं। भारत में 22 परमाणु रिएक्टर है जो बिजली का उत्पादन करते हैं, लगभग 7,480 मेगावाट तक 7,480 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन ये सब करते हैं। भारत इस समय अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में भी आ गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ग्लोबल कूलिंग वॉच के बारे में दिया है, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा हाल ही में ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी किया गया है। ये किस पर प्रकाश डालता है, जो लगभग जीरो प्रोडक्शन यानी कि जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए कुछ जो तरीके हैं, तकनीक है, उस पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, रिपोर्ट में 3 चीज़ों पर बात की गई है। एक तो होता है निष्क्रिय, यानी कि जो निष्क्रिय शीतलन है, कूलिंग है, इसकी व्यवस्था कर रहा है कि जो शीतलन है इसको निष्क्रिय करने पर बात कर रहा है। प्लस उसके बाद उच्च ऊर्जा दक्षता मानक, यानी कि ऊर्जा मतलब कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक काम किया जा सकता है, इसकी भी बात कर रहा है। प्लस उसके बाद रेफ्रिजरेटर्स, यानी कि जो हम लोग AC या रेफ्रिजरेटर जिस कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम जलवायु अनुकूल हो, बहुत कम ही वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसलिए 3 चीज़ों पर फोकस कर रहा है ग्लोबल कूलिंग वॉच है, यूनेप के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि जो ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा है, हाल ही में जो COP28 हुआ था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 28वां सम्मेलन दुबई में हुआ था, वहीं पर जारी किया गया था ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा से। इसमें बताया गया था कि कूलिंग से संबंधित उत्सर्जन को कम करने के लिए, स्थायी कूलिंग को बढ़ावा देने के लिए इस पर जोर दिया गया था। तो और भी इसके बारे में कुछ जानेंगे। इसका टारगेट क्या रखा गया था, जो प्रतिज्ञा जारी की गई थी, प्रतिज्ञा की 2050 तक कम से कम जो उत्सर्जन है इसको कम करके कितना कर देना है, 60% तक इसको कम करना है, यानी कि थोड़ा डिकार्बनाइजेशन के बारे में बात इसमें हो रही है। भारत, हालांकि जो ये प्रतिज्ञा पत्र है इस पर साइन नहीं किया गया है, क्योंकि भारत कह रहा है कि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरत है अभी विदाउट कोयले की पूरी नहीं हो सकती है। एक संशोधन जारी हुआ था 2016 में, जिसका नाम है 150 से अधिक देश ने इस संशोधन में हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका नाम है किगाली संशोधन। सबसे पहले तो किगाली है क्या, किगाली रवांडा की राजधानी है, और उसका सबसे बड़ा शहर भी है। यहीं पर सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जब सम्मेलन हुआ था 2016 में, तब उस समय किगाली संशोधन को हस्ताक्षर किया गया था। 150 से अधिक देश ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स क्या है, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसे 1987 में इसे लागू किया गया था। 1987 में लागू किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के तहत। जो ओजोन लेयर होता है, ध्यान रखिएगा, जो ओजोन लेयर होता है इसको डिप्लीट करने वाली, यानी इसको खत्म करने वाली जो गैस है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, इसको कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स लाया गया था। यानी कि जो ओजोन डिप्लेटिंग्स कार्बन यानी कि जो गैस होता है उसको कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स 1987 में साइन किया गया। इसी के तहत 2016 में जब इसकी बैठक होती है तो एक किगाली संशोधन साइन किया जाता है 2016 में, जिसमें 150 से अधिक देश इसमें साइन करते हैं कि 2047 तक, इसमें साइन क्या होता है कि
2047 तक कम से कम जो HFC है यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, इसकी खपत को 80% तक कम करना है। ध्यान रखिएगा, इसकी खपत को कितना कम कर देना है, 80% तक कम कर देना है इस संशोधन के तहत। उसमें बाद में 2019 में भारत अपना खुद का इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया। तो भारत अपना टारगेट क्या रखा है कि 2037-38 तक, ध्यान रखिएगा भारत का टारगेट भी इंपॉर्टेंट है, 2037-38 तक सभी क्षेत्रों में जो कूलिंग की मांग है यानी कि एसी हो गया, फ्रीज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब जो की मांग है भारत ने टारगेट रखा है अपने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो 2019 में लॉन्च किया गया उसके दौरान कि 20 से 25% तक जो इस कूलिंग सिस्टम की मांग है, डिमांड है, इसको कम कर देना है। अब वहीं टारगेट रखा गया है कि 2037-38 तक की जो रेफ्रिजरेटर्स होता है इसके डिमांड को स्पेसिफिक रूप से 25 से 30% तक कम करना है। तो ये टारगेट याद रखिएगा भारत का भी। नेक्स्ट बढ़ेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान। इसके मैप देखते हैं। मैप देखने के बाद इस क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आर्मेनिया, ये है अजरबैजान। दोनों के बीच में एक क्षेत्र पर विवाद है। यहाँ पर देखिए, ये क्षेत्र का नाम है नागोर्नो काराबक्स। ये क्षेत्र विवादित क्यों है? ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी खनिज संपदा से भी संपन्न क्षेत्र है। इसके बाद ये क्षेत्र मान्यता तो प्राप्त है कि ये अजरबैजान का क्षेत्र है, अजरबैजान का क्षेत्र है, लेकिन इसमें रहते का कौन से लोग हैं? आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं। आर्मेनियाई मूल के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। तो यानी कब्जा किसका है? कब्जा है आर्मेनिया का। ये क्षेत्र है किसका? अजरबैजान का है। इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है आर्मेनियंस ऑक्यूपाइड्स नागोर्नो काराबख क्षेत्र बोला जाता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो एक दूसरे के जो सैनिक है, बंदी है, एक दूसरे देश ने कैप्चर करके रखा था, पकड़ के रखा था। तभी एक शांति समझौता हुआ है। शांति समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के जो युद्ध बंदी हैं उनको छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। तो क्षेत्र याद रखिएगा, जो नागोर्नो काराबख एरिया है, क्वेश्चन बन जाएगा कि यह किन दो क्षेत्रों के बीच में विवादित क्षेत्र है? तो आर्मेनिया और अजरबैजान। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।